हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हमने बीएससी का कोर्स स्टार्ट किया था, पहली वीडियो अपलोड की थी। उस पर शुरुआत में आपका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं की है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपको रेगुलर बीएससी की वीडियो मिलती रहे फिजिक्स की, और मैथ भी स्टार्ट हो, आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो, तो प्लीज़ आपको सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक शेयर करो। मतलब अच्छी तरह से सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छा आपको पढ़ाऊंगा। यदि नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। बहरहाल हम इन बातों को छोड़ते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारी जो बीएससी की हमारी ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, हमने मैकेनिक्स चला रखी है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैकेनिक्स, तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। इसमें आज हम आपके टॉपिक क्लियर कराएंगे, आपके काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे इस वीडियो में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका क्या यूज है, ये कितने प्रकार का होता है। साथ में फिर डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इनमें अंतर पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी और स्पीड पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। फिर आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये दोनों पढ़ेंगे, फिर इनमें भी अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, वीडियो देखने से ही काम नहीं चलता है। आप अच्छे परसेंट चाहते हो तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी उसको देख सको। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेम पढ़ते हैं। फ्रेम, मैं फ्रेम बोलूँ तो समझ जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं, निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं आप? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। ठीक है, मैं इसका पूरा मीनिंग यहाँ पे समझ जाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हो आप निर्देश तंत्र। ठीक है, आपका क्या बोलोगे? निर्देश तंत्र। ये होता क्या है बेसिकली, देखिएगा मैं आपसे दो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो लाइन है और ये लाइन है आपकी, ठीक है, तो क्या ये लाइन छोटी है या बड़ी है? तो आप कहोगे बेसिकली, आप बस आपका उत्तर होगा ये क्या है? छोटी। क्या आपका क्या उत्तर आएगा? छोटी। ठीक है, एक और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप अपने घर में छोटे हो या बड़े हो? तो आप सिर्फ इतना बोलोगे सर मैं छोटा हूं, या आप बड़े हो तो आप बोलोगे सर मैं बड़ा हूं, या आप बोलोगे सर मैं बीच का हूं, यानी कि अपने छोटे दो भाई बहन है। तो इस तरीके से बोलते हैं, बेसिकली हम भी यही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं है, यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। आपने ये बोला कि ये दोनों लाइन दिखाई दे रही है, मैंने आपसे पूछा कि ये वाली लाइन छोटी है बड़ी है, आपने कह दिया ये छोटी है, लेकिन एक्चुअली में ये बड़ी है। देखिएगा, ये इससे बड़ी है, ठीक है, और ये छोटी भी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अब आप बोलोगे, यदि मैं इसका नाम बोलूंगा सर ये वाली लाइन इसके रेस्पेक्ट में तो बड़ी है और इसके रेस्पेक्ट में छोटी है, यही बोलोगे, तो यानी कि मैं इसके नाम दे दूं, ये AB है, ये आपका CD है, और ये आपका क्या है? और EF है। तो आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे इन लाइनों को? इस तरीके से करोगे कि सर जो CD लाइन है वो EF की अपेक्षा तो बड़ी है, EF की तुलना में बड़ी है, और AB की तुलना में छोटी है। ठीक है, इसी तरीके से EF CD की तुलना में छोटी है और AB की तुलना में छोटी है। आप ये भी नहीं कह सकते ये सबसे छोटी है, नहीं, आप इससे छोटी लो, मैंने एक और बना दी। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देख रहे हो। ठीक है, तो फिजिक्स में ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप किस चीज से किसकी तुलना कर रहे हो। ठीक है, आपसे मैं कहने लगूं, एक कार है और ये आपकी चल रही है, और एक कार ये चल रही है, तो आप कह दोगे, यानी कि आपका इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए 50 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी है आपकी 60 मीटर प्रति सेकंड। आप कहोगे कि ये वाली तेज चल रही है। अरे नहीं, इससे भी मान लीजिए कोई और तेज चल रही है जिसकी 110 मीटर प्रति सेकंड है स्पीड। तो क्या बोलोगे? आपको मतलब ये है कि आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे कि ये A है और ये B है, तो आप कहोगे A की तुलना में B की स्पीड अधिक है। इस तरीके से, ऐसे आप घर में छोटे हो या बड़े हो, तो मैं कहूँगा कि मैं बड़ा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूँ सबसे। ठीक है, आपसे बड़े तो आपके पिताजी हैं, उनसे ही बड़े आपके दादाजी दादी बहुत सारे होते हैं, तो आपको फैमिली मेम्बर्स का भी बताना पड़ेगा। तो मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, या अपने माता पिता के जो संतान है या उनके जो है उनमें भी बड़ा हूँ। समझ पा रहे हो ना आप? इतना ज़्यादा मेरे को डीपली मत ले जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के समझ पाए तो एक चीज समझे होंगे इस सब से आप क्या चीज समझिए, किसी भी चीज का आप डिस्क्राइब करोगे तो उनमें आपको क्या चीज है? एक रेफरेंस देना पड़ता है हमें। एक क्या देना पड़ता है? ये समझे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कहां पर रखी है? इस बिंदु पर रखी है, इसकी हमें स्थिति को डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या कहोगे? ये कितनी दूर है, कहां पर है, इसको कैसे बताओगे? तो हम क्या कहेंगे, हमें इसके लिए एक क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी?
एक हमें अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम ये बताएंगे कि ये किस डायरेक्शन में है। जैसे हमारा मान लीजिए ये बिंदु पॉइंट आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर है, तो आप कहोगे कि ये एक्स डायरेक्शन में है, और ये कितनी दूर है तो वो भी बताओगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ओरिजिन की आवश्यकता पड़ेगी, जहां से आप डिस्क्राइब करोगे ये आपका मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर है या 15 मीटर की दूरी पर है, तो आप बताओगे कि ये ए बिंदु ओ से यानी कि मूल बिंदु से एक्स डायरेक्शन में 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। लेकिन साथ में आपको ये कहोगे आपने कब देखा, मान लीजिए ये 10 बजे वहां पर था, 11 बजे भी वहीं पर था, या 10 बजे वहां पर था, 20 बजे यानी मान लीजिए 11 बजे यहाँ पर पहुंच गया या 12 बजे यहाँ चला गया। तो मतलब क्या है कि समय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा ये जो निर्देश तंत्र के साथ साथ एक क्या चाहिए आपको, एक आपको घड़ी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब ये कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब करने के लिए एक अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है और एक टाइम के लिए टाइम मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ कुछ किताबें सीधे डायरेक्ट कहती हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 अक्ष की आवश्यकता पड़ती है। कितने अक्ष की? 4। तो वो 4 अक्ष कौन कौन सी है? एक्स, वाई, जेड और टी। तो आप इसमें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि जो एक्स वाई जेड है ये तो आपकी क्या है, 3 पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगी कि एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। जेड का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है तो मतलब क्या है, उसको 3 प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी, 3 अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी, नीचे भी ऊपर भी आए बाएं दाएं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, और इस समय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इन चारों चीजों से मिलकर एक निकाय बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका FOR यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे आपसे मैं एड्रेस पूछने लगूं कि आपका एड्रेस कहाँ है, तो आप कहोगे मेरा घर यानी फलाने शहर में, तो कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हो और रास्ता में और आपको मतलब जगह भूल जाओ या रास्ता भूल जाओ, तो पूछते हो तो रास्ता वाला कैसे बताता है, तो भैया वहां चला जाए सीधे सीधे या सड़क पर सीधे सीधे जाइयो, आगे एक मोड़ मिलेगा तो वहां से सीधे आपकी तरफ मुड़ जाइयो और फिर वहां से आगे चल के सीधा चला जाइयो, तो वहां पहुंच जाएगा। इस तरीके से तो बताते हैं। मतलब क्या है कि आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि फलाने बिंदु पर जाइयो, वहां से जाके लेफ्ट ले लियो या राइट ले लियो या वहां से इतनी आगे चलियो या इतने पीछे चलियो, तब जाके ठीक पोजीशन पर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दैनिक जीवन में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम बोलते हैं कि यार वो बड़ा है, यार वो पैसा तो उससे ज्यादा है, तो मतलब ये रेफरेंस ही तो दे रहे हैं। मतलब हम हमेशा रेफरेंस देकर ही बात करते हैं। यदि रेफरेंस नहीं दोगे तो कोई भी चीज आपकी ठीक ढंग से होगी नहीं। तो समझ पाए बात हो गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यानी रेफरेंस का आपका जीवन में हर जगह इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्लियर होगी। अब मैं कह रहा हूं कि कोई मान लीजिए वस्तु चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो अभी भी आपको नहीं पता चलेगी। आप कहोगे कि मान लीजिए उसने ए बिंदु से यानी दिल्ली से मुंबई की तरफ उस सड़क पर वहां से वहां तक इतने बजे इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना स्टार्ट किया, या ये इस समय यानी 4 बजे वो वहां पर स्थित है, यानी कि मूल बिंदु से यानी कि फलाने बिंदु से यानी यहां से वहां स्थित है, एक्स डायरेक्शन में स्थित है। इस तरीके से बताते हो। तो यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसके प्रकार भी होते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है? आपका 2 प्रकार का होता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनको पढ़ते हैं उससे पहले एक बार और मैं बता दूं ये क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा निकाय होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें अक्षों के 3 समुच्चय क्या होता है? इसमें आप अक्षों का एक समुच्चय होता है और एक इसमें एक मूल बिंदु होता है और एक इसका टाइम मापन के लिए कड़ी होती है। ये 3-4 चीजें होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज का डिस्क्राइब करते हैं। मूल बिंदु ये बताएगा यानी यहाँ से हम मापेंगे, यानी कि ये मान लीजिए तुम्हारा घर कहाँ पर है, कितनी दूर है, तो आप बताओगे ना कि उस बिंदु से यानी कि मान लीजिए दिल्ली से इतनी दूर है, मुंबई से इतनी दूर है, चेन्नई से इतनी दूर है, यानी इस तरीके से बताओगे, दूरी बताओगे। ठीक है, दूसरे किस डायरेक्शन में ये भी बताओगे। ठीक है, आज हमारा यहाँ पर है, आज हम यहाँ पर रह रहे हैं, अगले 2 साल बाद हम वहां चले जाएंगे, समय भी बताओगे, या हम जीवन भर यहीं पर रह रहे थे। बिना इनके आपको कोई भी चीज नहीं बता सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसकी डेफिनेशन, ए कोऑर्डिनेट एक्सिस वुड व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर होगी बात। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा निकाय है या ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब करता है। आगे बढ़िए, एक पॉइंट भी आपका रहना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ पाए बातों को।
क्लियर। अब मैं कहूँगा जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे कि ये वाली जो वस्तु है यदि यहाँ पर रखी हुई है तो आप कहोगे ये वाले y और x और y के बीच, यानी x जहाँ पे भी डायरेक्शन है बोल दोगे वहां पर है, ठीक है। अब बोलोगे तो ये x की ओर, तो यहाँ से मान लीजिए और बताओगे कि ओरिजिन से x डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी पर वस्तु b रखी हुई है, तब हम यहाँ पर ठीक पहुंच जाएंगे। अभी भी यदि हमें पता चल गया 5 मीटर की दूरी पर है b वस्तु, तो आप कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। उसका डायरेक्शन भी आपको बताना है कि ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर या 5 मीटर की दूरी पर x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में कहां पर है, ठीक है। अब निर्देश तंत्र आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा निर्देश तंत्र क्या है, यानी कि वस्तु की किसी निर्देश तंत्र क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिससे हम किसी वस्तु की स्थिति का या उसकी पोजीशन का ठीक ठीक डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है भाई? ये निर्देश तंत्र आपका 2 प्रकार का होता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कितने प्रकार का है देखो, बहुत ही प्यार से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। देखो, एक होता है आपका इनर्शियल, ठीक है, क्या होता है? इनर्शियल FOR, और एक होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन आपका IFOR, ठीक है। तो मतलब समझ गए, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इतना तो आप दिमाग में लगा दो। इसको बोलते हो आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, निर्देश तंत्र। और इसको बोलोगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। समझ पाए बात? अब देखो, जिसमें न्यूटन के इनर्शियल लॉ, यानी कि आपका इनर्शियल लॉ कौन सा होता है? जड़त्वीय नियम, यानी प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम का है, उसी को जड़त्वीय नियम कहते हैं। तो जिसमें न्यूटन के जड़त्वीय नियम का पालन होता है, इनर्शियल लॉ का पालन होता है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जिसमें न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिसमें आपका जड़त्वीय नियम का पालन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इनर्शियल लॉ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इनर्शियल लॉ का पालन होगा। इसमें आपका इनर्शियल लॉ का क्या होगा? पालन नहीं होगा। समझ पाए बातों को? ठीक है। अब इनका एक एग्जांपल लेकर बताता हूं तुम्हें। मान लीजिए कोई वस्तु है, इनर्शियल लॉ का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और चल रही है तो वो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब ये है कि इसमें वो चीजें आती हैं जो या तो उनकी वेलोसिटी कैसी हो, मैं थोड़ा सा ब्लू पेन से लिखूंगा जो आपको दिखाई दे जाए, या तो उनकी कैसी हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ये आपको पता है। जब ये 0 है तो उनका बल का मान भी कैसा होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तो ये 3 चीजें में से कोई भी एक चीज हो रही है, तो तीनों में से एक पता चल जाए आपको, तो आप कह दोगे वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम में क्या क्या चीज आती है वो समझो आप। नॉन इनर्शियल चीज में देखे इसका उल्टा कर दिए, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी क्या होगी? आपकी कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट बन रही है तो इसमें कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। मतलब क्या है? या तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ रही होगी, या वेलोसिटी क्या होगी? घट रही होगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, या तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन घटेगी तो रिटार्डेशन कहलाता है, यानी वेग का गणना, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। सिंपल सी बात है। तो समझ में आ गई, जिसमें ये दोनों चीजें हो रही हैं, यानी कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, यानी कि उसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट ना हो, ठीक है। मतलब क्या है? वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है या घट रही है, या आपका जिसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न है, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें कुछ ना कुछ है, तो आपका क्या है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। दोनों के एग्जांपल की हम बात करें, कोई मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूं बिल्कुल, तो वो क्या है मेरा? मैं क्या कहलाऊंगा? यानी मुझसे संबंधित फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो मेरी वेलोसिटी 0 है, तो मेरा क्या है? एक्सेलरेशन भी 0 है, तो मेरा फोर्स भी 0 है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन तो अपने आप ही फॉलो हो जाती है। मुझको कोई बाह्य बल ना लग रहा है इसलिए मैं 0 हूँ, यदि मैं चलने लगा मुझको कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें नॉन इनर्शियल की, तो इसमें क्या है? मान लीजिए मैं या तो मैं तेज चलता जा रहा हूँ, मान लीजिए कोई वस्तु है
और वो पहले 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, और जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी दे दी जाए और रोड खाली दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, एक्सीलेटर लगाओगे, तेज तेज चलाते जाओ, बढ़ाते जाओ वेग। तो या फिर आप तेज आ रहे हो, एक साथ आपके साथ में भीड़ आ जाए, तो उसमें उसी वेग से थोड़ी ना चलोगे, वेग को कम कर लोगे, मतलब उसमें वेलोसिटी में तो चेंज हो जाए। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपका क्या है, वहां पर क्या बन जाएगा, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, आपका ये इनर्शियल फ्रेम है या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो पृथ्वी क्या है, यानी पृथ्वी जड़त्वीय फ्रेम में आएगी या अजड़त्वीय फ्रेम में आएगी, ये बताना है आपको। देखो एक्चुअली में वास्तविकता की हम बात करेंगे, पहले हम तो नॉर्मल हम देखेंगे तो दोनों सही हैं, दोनों को देखो मैं किस तरीके से सही करता हूँ, और फिर मैं दोनों को किस तरीके से गलत भी करता हूँ, तो इसमें वास्तविक तुम्हें आंसर आज मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी मालूम है। पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो वो ग्रह होते हैं। और पृथ्वी की एक खास बात है, सूर्य के चारों ओर तो ये घूमती है, साथ में ये अपनी धुरी पर भी घूमती है, ठीक है, दिन रात होना, 24 घंटे का ये, ठीक है, उनका चक्कर लगाना, तो ये सारी बातें तो तुम्हें पता ही है। ना पता तो जब हम अगली यूनिट पढ़ाएंगे इसी में सारी जानकारी मिलेगी आपको, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, जो वस्तु गोल 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 घूम रही है और इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से चल रही है, तो मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चल रही है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी दिशा बदल रही है। अभी यहाँ पे थी इस तरीके से गई, ऐसे 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 ऐसे, तो उसकी क्या है, दिशा बदल रही है। जहाँ दिशा बदलने लगे और जहाँ पे गोल गोल घूम रही है, दिशा बदल रही है, तो आपको पता ही है वहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो जाता है। गोल गोल घूम रही है, अभिकीर्ण त्वरण वगैरह पर हमने 11वीं में पढ़े होंगे। तो मतलब क्या है, आपका जहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो क्या ये होगा, यहाँ पर तो त्वरण की 0 की बात चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, त्वरण आ गया, तो भैया क्या है, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बन गया। ये बात सही हो गई। कुछ किताबें और कुछ क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि हाँ पृथ्वी का आपका नॉन इनर्शियल मान रहे हो, तो जब नॉन इनर्शियल मान रहे हो तो पृथ्वी है, तो भैया ये जो हम कोई भी, मैं यहाँ पे ऐसा खड़ा हूँ तो पृथ्वी है नॉन इनर्शियल, तो मैं भी नॉन इनर्शियल हो जाऊंगा। लैब में कोई भी चीज करोगे टेस्ट, तो वो भी नॉन इनर्शियल, तो मतलब फिर तो पढ़ना ही बेकार है। तो इसीलिए लैब में मतलब क्या किया, जब इनका चेक किया तो जो एक्सेलरेशन पृथ्वी का मिला तो वो बहुत बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको नगण्य मान के क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं, और मान लीजिए हम क्या कहेंगे उसको, यार छोड़ो उसको, इनर्शियल कह दो, तो इस तरीके से इनर्शियल मान लेते हैं। लेकिन आपसे वास्तव में एक्चुअल में कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि भैया पृथ्वी क्या है, आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। क्लियर है, क्यों, और आपका एक सिंपल सा मतलब कोई भी चीज है आपको कैसे डिस्क्राइब करनी है, या तो इन चीजों से पता चल जाए, जब ना पता चले तो आप कह दो जो टर्निंग ले, तो वही क्या कहलाएगी, आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। सिंपल सा एक बात ध्यान रख लेना, जो टर्निंग ले रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा था आपका, देखिएगा कि आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि देखिएगा, 2 फ्रेम हैं, एक ये फ्रेम है ये और एक ये फ्रेम है, ठीक है, और दोनों की जो वेलोसिटी है यानी कि सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों की क्या है, मान लीजिए इसकी कुछ है और इसकी भी कुछ x ही है, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो क्या ये आपका मतलब ये दोनों कैसे फ्रेम है, यानी ए और बी, ये बताना है आपको। देखो ध्यान से, थोड़ा सा उत्तर को दिमाग में थोड़ा लगाइएगा। यहाँ पे हमने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो वो क्या है, आपका इनर्शियल फ्रेम है। और यहाँ पर क्या बताया था हमने, वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए आपकी, यहाँ पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे या वेलोसिटी 0 रहे, तब आपका क्या है, इनर्शियल है। बाकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो यहाँ पर देखना जरा, ये वेलोसिटी x है और ये वेलोसिटी x है, तो क्या जब ये दोनों ही चल रहे हैं आपका, तो मतलब क्या है, ऐसा समझिएगा। अब तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल लूँ, एक 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक बाइक पर बैठे हैं, उनके बीच की कुछ दूरी मेंटेन है, लेकिन वो चल रहे हैं, तो बाइक की जितनी वेलोसिटी है उतनी ही ए की वेलोसिटी रहेगी। मान लीजिए ए और बी 2 भाई हैं, दोनों बैठे हैं, तो ए की वेलोसिटी जितनी होगी उतनी बी की होगी, दोनों चल रहे हैं, तो मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट किस में आती है, आपकी इनर्शियल फ्रेम में आएगी, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इनर्शियल में आएगी, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकली तब बन जाता है जब इनका दोनों का एक्सेलरेशन कह दे कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तब हम क्या कहेंगे, तो भैया
यदि हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो जहां पर एक्सेलरेशन आ जाता है तो वो तो आपका किस में आ जाता है, एक्सेलरेशन 0 है तो इसमें यदि एक्सेलरेशन है उसमें तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। लेकिन यहाँ पे बात कहिए कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, बराबर है। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, बराबर है। मान लीजिए कि 1 मिनट में ये वाला 20 मीटर का वेग बढ़ा रहा है, उतना ही ये बढ़ाएगा। तो मतलब क्या है कि दो वस्तु हैं ए और बी, ये दौड़ रही है, मान लीजिए 2 कार हैं, ये दौड़ रही है और ये दौड़ रही है, दोनों के एक साथ वेग बढ़ाया जाए तो ये मान लीजिए अभी ये यहाँ एक शहर में थी और दोनों ने एक ही बाइक दी जाए, मान लीजिए आपको बुलेट दी जा रही है दोनों को बराबर, दोनों ने बराबर वेग से चलाई और बराबर वेग से इनको बढ़ाया, तो आपको दिल्ली पहुंचने में आपके पास से दोनों बाइकर चलें और बराबर वेग से बढ़ाते चलें और बराबर आपका मतलब दोनों बराबर चला रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली कौन पहले पहुंचेगा, बोलेंगे दोनों बराबर पहुंचेंगे। तो मतलब इनकी हर समय दूरी इनकी बराबर रहेगी। तो मतलब क्या, जब दूरी आपस की बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। बेशक ये दोनों आपस में इनका वेग बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्थिर अवस्था में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं होगी। जब चेंज नहीं होती है तो मतलब क्या है, वो स्थिर अवस्था है। तो इन दोनों के बेशक इनके यानी कि ये इनकी गति में त्वरण है, और लेकिन त्वरण यदि इन दोनों का बराबर है तो ये दोनों भी फिर भी आपस में क्या कहलाएंगे आपके, जब दोनों का त्वरण आपस में बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, इनका त्वरणों का अंतर क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, स्थिर अवस्था कहलाएगी। तो ये फिर भी आपके क्या हो जाएंगे, इनर्शियल फ्रेम में आएंगे, ठीक है। यदि इनका वेग, यदि हम एक ही बात करें, एक को देखेंगे, ये ए बी के सापेक्ष कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आपका इनर्शियल यानी कि ये न्यूटन के लॉ का पालन करेगा। और जैसे आप ऐसा समझिएगा कि आपकी एक कार है, और कार में 2 व्यक्ति बैठे हैं और कार तेज चल रही है, तो क्या होगा, कार का वेग बढ़ रहा है, लेकिन जो दोनों वेग 2 व्यक्ति बैठे हैं उसके अंदर, तो उनके बीच की दूरी तो नहीं घट रही बढ़ रही, वो तो समान वेग से ही बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो वो तो अभी भी यहीं पर है, अभी भी एक समय कितने भी समय। लेकिन हम यहाँ बाहर से देखेंगे तो हमें वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी दूरी तो हमेशा यानी स्थिर है। तो इसीलिए कि दोनों की हम आपस में बात करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, लेकिन मेरे को बाहर से देखने में क्या लगेगा, वो नॉन इनर्शियल है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ऑब्जर्व हम कहाँ से कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका मैकेनिक्स में, ठीक है। मान लीजिए हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो हम स्थिर लगेंगे अपने, मान लीजिए आप कहीं ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन के यात्रियों के सापेक्ष आप स्थिर रहोगे, लेकिन बाहर का व्यक्ति देखेगा तो आप चल रहे हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इनके बीच में हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर दिया, आई होप कि इनकी सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक कल अगली वाली वीडियो में क्लियर करा देंगे, ठीक है। आई होप आप